नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की और एक ऐसे बेबाक इंसान की जिसने अपने जीवन काल में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू किए होंगे। जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त राफिया शबनम जी, जो दूरदर्शन में काम करती हैं और सबका हक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, जिसके माध्यम से ये गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने का काम करती हैं। लॉकडाउन में भी इन्होंने ऐसे गरीबों की मदद की है जिन लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था और इलाज कराने के लिए दवाई नहीं थी। लगातार लोगों की इन्होंने मदद करने का काम किया है। और एक बड़ी बात यह है कि 2022 का विधानसभा चुनाव इस वक्त आ रहा है, जिसको लेकर ये भी सक्रिय हो गई हैं और राजनीति में अपना कदम रखते हुए आगे बढ़ने की सोच रखती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उस पार्टी से इन्होंने 124 शहर विधानसभा बरेली से आवेदन किया है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि राफिया शबनम जी जो है 124 शहर विधानसभा बरेली में बहुत तेजी से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बूथ जिताओ अभियान चला रही हैं और लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। 2022 के चुनाव को लेकर हम राफिया शबनम जी से कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि ये सब कुछ छोड़कर राजनीति में क्यों आ रही हैं, क्या विजन को लेकर आ रही हैं और वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इन्हें राजनीति में आना पड़ रहा है और इनकी पार्टी की चुनावी रणनीति क्या है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। राफिया शबनम जी, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहला सवाल मैडम से करना चाहूंगा कि सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि ये किस सोच और किस विजन को लेकर राजनीति में आ रही हैं। देखिए, मैं जैसा कि आपने कहा इंट्रोडक्शन में कि सबका हक ऑर्गेनाइजेशन में चलाती हूँ और दूरदर्शन में आप ही की तरह पत्रकार हूँ। तो सब कुछ एक हर लेवल का काम हर तरह से नहीं किया जा सकता, तो जितना ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता था वो मैंने किया और आगे भी मैं ऑर्गेनाइजेशन से काम लेती रहूँगी। समाज सेवा उद्देश्य पहले भी था और समाज सेवा करना आज भी उद्देश्य है, लेकिन बड़ा काम करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि वक्त की ज़रूरत है, समाज की भी ज़रूरत है। सिर्फ संगठन से काम नहीं चल सकता, मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। तो यही सोच के मैं वही इस ईमानदार सोच के साथ आई हूँ जो मैंने संगठन में रखी है और इंशाल्लाह मैं वही सोच राजनीति में भी रखूँगी। जी, बड़ी ही अच्छी बात और बड़ी ही प्यारी बात कही है कि एक समाज सेवक के रूप में जो काम हम छोटे लेवल से नहीं कर पाते हैं उसको हम राजनीति में आके एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम कर सकते हैं और इसी सोच के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करना चाहती हैं और यही इनका विज़न है, एक अच्छी सोच और एक अच्छा वातावरण देने का। मेरा अगला सवाल मैडम से ये है कि जब ये राजनीति की शुरुआत कर रही हैं तो इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना, जबकि इनके सामने AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है वो एक बड़ा ऑप्शन था जिस उस पार्टी से ये आवेदन कर सकती थी। हाँ, ठीक बात है आपकी कि मैंने भीम आर्मी या चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को ही क्यों चुना। आपने कहा कि ओवैसी जी की पार्टी को भी मैं चुन सकती थी। हमारा जो देश है उसकी यही खूबसूरती है कि यहाँ सारे धर्मों के लोग रहते हैं। मैं सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात करूँ तो ये मेरे हिंदू भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करती हूँ तो वो भी नहीं ठीक होगा। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे धर्म हैं, हिंदुस्तान जो गुलदस्ता है हमारा, सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो किसी एक जाति की या एक धर्म की बात करना ये लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी पार्टी के साथ जाया जाए जो सभी धर्मों का सम्मान भी करती है और सभी जाति को लेकर सबका साथ, सबका विकास वाली बात करती है। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जाऊं और उनकी पार्टी में कुछ ना कुछ करने का मुझे नया ज़रूर मौका मिलेगा। जी, जितना अहम मेरा सवाल था उससे ज़्यादा बेहतरीन इन्होंने जवाब दिया है कि जो देश का हमारा जो देश है एक गुलदस्ता है, उसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं और उसी बात को देखते हुए इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भीम आर्मी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को चुनने का काम किया। मेरा अगला सवाल मैडम से ये है कि उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी की जो है चुनावी रणनीति वो क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं वो पूरी तरह बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और उनके साथ जिस तरह से भीड़ जुट रही है और जिस तरह से लोग उन पर विश्वास दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और परिवर्तन तो समाज को चाहिए है। जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम को बांट कर
सत्ता हासिल की है, बहुसंख्यक वोट उन्होंने लिया है। तो सिर्फ एक पक्ष की राजनीति करना, एक धर्म की राजनीति करना, ये तो हमारा जो संविधान है वो भी नहीं कहता। लेकिन हमारा जो देश है, जो हमारा वोटर है, जो हमारी जनता है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल जनता है। भारत की जो जनता है इमोशनल है। तो जो कोई भी इमोशनल स्पीच देता है, हमारी जनता उसी की तरफ हो जाती है। थोड़े दिनों से हम देख रहे थे कि बीजेपी इमोशनल स्पीच दे रही थी, फिर हमारे ओवैसी साहब ने इमोशनल स्पीच दी, वो भी दिखने लगे। 14 से पहले कहीं नहीं दिखते थे। तो इमोशनल चीज़ों का बड़ा असर होता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अब हम लोग कब तक इमोशनल रहते रहेंगे। हमको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर काम कर रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होते होते बहुत हो गया। कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और अगर हमने इसको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में कर दिया तो मेरे ख्याल से जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, सुकून पाना, बेहतर ज़िंदगी, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, वो हम सब भूल जाएंगे और ये मंदिर मस्जिद के झगड़ों में पड़ जाएंगे। तो जो देश की हमारी खूबसूरती है वो बनी रहे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम अपना वोट डालें, जब हम मतदान अपना देने जाते हैं, मत देने जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखें कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपका एक वोट, और एक एक चुनकर फिर हम जब विधानसभा में या संसद में लोगों को भेजते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और किस सोच का व्यक्ति है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हिंदू या मुस्लिम देखकर वोट देते हैं कि ये मुस्लिम है इसलिए देते हैं, हिंदू है इसलिए देते हैं। नहीं, आपको उस व्यक्ति की सोच को बहुत ज़रूरी ध्यान से देखना होगा कि क्या ये हमारे साथ उस वक्त भी आएगा कि जिस तरह आज ये हमसे वोट मांगने आया है, कि कल हमारी परेशानी पूछने आएगा। तो जो परेशानी पूछने वाली बात है, अपने पिछले इंटरव्यू में मैंने ये भी कहा था कि चंद्रशेखर जी ने जिस तरह से लोगों की घर घर जाकर उनकी परेशानी पूछी है, वो बात उनकी बड़ा मुझे इम्प्रेस कर गई। तो मैं चाहती हूँ कि वोट का इस्तेमाल हमारी जनता बहुत ध्यान से करे। मेरा अगला सवाल मैडम से ये है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर ये विधानसभा में जाती हैं तो बरेली शहर की जनता के लिए इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं कहूँगी कि सबसे पहले यही पूछा जाना चाहिए किसी भी प्रत्याशी से कि अगर आपको कामयाबी मिलती है और जनता आपका साथ देती है तो आप क्या करेंगे। पिछले दिनों जो कोरोना के हालात थे वो मेरे ख्याल से सबके मन को आघात अभी तक करे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो यादें जुड़ी हैं लोगों की जिनके अपने चले गए। तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य पर, अस्पतालों पर सबसे पहला काम होना चाहिए। अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं कोशिश करूंगी कि हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गली में कम से कम एक एम्बुलेंस तो हो, और जहाँ से भी इलाज हो सकता है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है या किसी प्राइवेट से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कम से कम उस गरीब को इतनी तो आज़ादी होना चाहिए जीने की कि उसको ऑक्सीजन मिल सके, उसको एम्बुलेंस मिल सके, वो वक्त से अस्पताल पहुंच सके। तो अगर मुझे कुछ ऐसा कामयाबी मिलती है तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि हर वार्ड में, हर जगह एक एम्बुलेंस होना चाहिए। दूसरा, जो लड़कियों की सुरक्षा की बात है वो बहुत गंभीर मुद्दा है कि अभी भी हमने आज के अखबार में पढ़ा था कि 6 साल की बच्ची थी दिल्ली में, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, रिक्शा चालक की बेटी थी। तो इन बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले उन बच्चियों की, उन बेटियों की सुरक्षा पर काम करूँगी। जिस तरह से भी मुझे अच्छा लगेगा करना, कि किस तरह से मैं उन्हें सुरक्षा दे सकती हूँ, वो काम ज़रूर करूँगी। और सबसे अच्छा काम जो मुझे लगता है कि मैं घर घर जाके लोगों की परेशानी को पूछ लूँ कि कहीं उनके घर ऐसा तो नहीं कि वो भूखे सो रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि उनके घर चूल्हा जला ही नहीं है आज, कि उज्ज्वला गैस तो आ गई लेकिन सिलेंडर तो खाली नहीं रखा है। तो इस सब की तरफ मेरा ध्यान रहेगा कि मैं छोटी छोटी परेशानियों में अपने क्षेत्रवासियों का साथ दूं। बाकी टूटी सड़कें हैं तो वो तो हमेशा से टूटी हैं, वो टूटी ही रहेंगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कोशिश करूंगी कि शहर को बेहतर स्थिति में बनाया जा सके। जी, मैडम ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है जो मैंने अपने जीवन में किसी नेता के मुंह नहीं सुनी है, कि लोगों के घर जाकर उनकी परेशानी और उनका हाल जानने की कोशिश करूंगी कि उनके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है, सिलेंडर तो है लेकिन गैस है या नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आने वाला वक्त इनके साथ कितना सहयोग करता है वो तो 2022 में पता चलेगा। और मेरा अगला सवाल मैडम से ये है कि जो बरेली शहर के अंदर युवा बेरोजगार है, उनको लेकर आपका क्या विज़न है? बेरोज़गारी,
बहुत बड़ी समस्या है और मेरे ख्याल से 2014 के बाद जब से हमारा बीजेपी का काल आया है उसमें तो बेरोज़गारी इस कदर की बढ़ गई है कि कोई सितंबर की कोई डेट थी तो वो बेरोज़गारी दिवस के उसमें मनाया गया था। तो बेरोज़गारी तो होना ही होना है क्योंकि हमारे जो आज तक लोगों के काम करने का तरीका है, मंत्रियों का, विधायक का, सांसद जी का हमारे जो तरीका रहा है, हमेशा से बीजेपी की सीट रही है शहर की, किसी और को मौका शहरवासियों ने नहीं दिया है। तो पहले तो उनसे सवाल बनता है कि आपने बेरोज़गारी के लिए क्या किया है। आप श्रम मंत्रालय आपके पास पूरा रहा और तरह तरह के मंत्रालय आपके पास रहे, बीजेपी के उसमें रहे, तो आपने रोज़गार के लिए क्या किया था। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं समझती हूँ उद्योग लगाना सबसे बड़ा और जो ज़रूरी काम है वो आप उद्योग लगाइए। एक छोटी सी रबड़ फैक्ट्री थी वो भी आपने बंद कर दी। तो जब आप फैक्ट्रीज़ बंद कर रहे हैं तो आप रोज़गार देंगे किसे। आपने बीटेक कॉलेज प्राइवेट देखिए कितने सारे खुले हैं। आप उन बच्चों की बेरोज़गारी का अंदाज़ नहीं लगा सकते कि बीटेक और एमटेक करने के बाद वो बच्चे घरों में छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो क्या सांसद और विधायक बनने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेरोज़गारी के आंकड़े देखें, आप उद्योग लगाएं, आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो कम से कम देश में ना सही तो विदेश में ही उनको कोई जॉब मिल जाए। तो पढ़ाई का जो स्तर है, जो बेरोज़गारी का स्तर है, बहुत भयंकर समस्या है और मेरे ख्याल से बहुत वक्त लगेगा इसको दूर करने में। अगर आप 5 साल के लिए आ जाते हैं और आज बच्चा 15 साल का है तो वो तो 20 साल का हो गया, आपने उसके लिए किया कुछ भी नहीं आपने किया। तो बेरोज़गारी मेरे ख्याल से इस पर तो बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। सिर्फ सांसद और विधायक बनना एम नहीं होना चाहिए। आप अगर समाज सेवा कर रहे हैं तब भी आपको इन सारे मुद्दों पर देखना चाहिए और जो भी बन सकेगा कि किस तरह से मैं बेरोज़गारी मिटा सकती हूँ। मिटाना तो कुछ ज़्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, किस तरह से मैं कम कर सकती हूँ, तो मैं इस पर ज़रूर पूरा काम करूँगी और काम करना चाहिए सबको। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कहती है कि हमने इन अपने 4.5 सालों में 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। नहीं, कहाँ दिया है नौकरी काम, हमको बताइए ना। आप आंकड़े देखिए, बेरोज़गारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और सबसे ज़्यादा तो बेरोज़गारी के साथ साथ आप महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है। और योगी सरकार तो आज का पेपर में आप देख लीजिए सारा कुछ भरा है कि हमने इतने किसानों को लाभ पहुँचा दिए। किसान सड़क पर हैं, आप कह रहे हैं हमने किसानों को लाभ पहुँचा दिया। लेकिन बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि वो तथाकथित किसान हैं। नहीं, तथाकथित किसान तो नहीं है वो। तथाकथित तो वो उस वक्त भी कह रहे थे जब NRC CAA में महिलाएं बैठी थी, तब भी उन्होंने, योगी जी ने बड़ा गलत वर्ड यूज़ करे थे कि आदमी जो थे वो रज़ाई में दुबक गए और चौराहे चौराहे अपनी औरतें बैठा दी। तो इन लोगों का तो लैंग्वेज ही इस तरह की है, तथाकथित कहना और तरह तरह की बातें करना। एक CM जो इतना अच्छे पद पर आप हैं, एक सम्मानीय पद पर है, आपको ये लैंग्वेज शोभा नहीं देती है। बात बेरोज़गारी की नहीं करेंगे वो, बात महिलाओं की सुरक्षा की नहीं करेंगे वो, बात आपकी पढ़ाई की नहीं करेंगे, बात वो करेंगे जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसी बात हवाई जनता सब देख रही है। आप कोरोना में ऑक्सीजन जैसी चीज़ नहीं दे पाए, लोग अपनी सांसें गिनते रह गए और किस कदर की ब्लैकमेलिंग हुई है ये सब ने देखा है। अगर हमारी जनता ऐसे गंभीर मुद्दों को पर काम नहीं चाहती है, ऐसे गंभीर मुद्दों को याद नहीं रखना चाहती है, तो मैं समझती हूँ कि जनता के फिर जनता पर ही सवाल उठेगा कि आपको चुनना नहीं आता, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। तो ये तो गंगा के किनारे बहती लाशें गवाही देती हैं इस बात की। आपके पास सारे फुटेज होंगे, आप अभी भी देख सकते हैं। तो उन्होंने उस पर ये भी कहा था कि गंगा किनारे बहाना तो एक परंपरा है। तो कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ पर सरकार चलाएंगे। मेरे ख्याल से अब तक तो जनता को समझ में आ गया होगा कि लाशों को बहाना परंपरा थी या मजबूरी थी। तो खुदा ना करे कि कभी ऐसा वक्त आए और कोई भी CM पद पर, सम्मानीय पद पर रहता हुआ वो उसको कहे कि जो मरने वाला बह गया और वो तो गंगा में बहाने की परंपरा थी। बहुत ही छोटा सवाल, बल्कि ये कहना चाहिए था कि हाँ जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है और आइंदा से हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि हमारे अस्पताल बेहतर हो। तो ना कि हुई जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई कि ये तो परंपरा थी। तो जो हमारी बीजेपी काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से जनता को एक बार तो सोचना पड़ेगा कि हम अगर किसी को पद पर बैठा रहे हैं तो वो सम्मानित व्यक्ति उस पद के योग्य है या नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मैं अपनी जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि बहुत हो चुका अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और हिंदू मुस्लिम के वोट। अब अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट दीजिए। न मंदिर साथ जाएगा, न मस्जिद साथ जाएगी, हमारे जो अच्छे काम हैं सिर्फ वही साथ जाएंगे।
जी, बड़ी बात मैडम ने कही है कि न मंदिर साथ जाएगा न मस्जिद साथ जाएगी, जो हम कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता से ये बात फिर कहना चाहती हैं कि इस बार जब आप 2022 का विधानसभा चुनाव का मतदान करने जाएं तो एक बार कोरोना काल को याद ज़रूर करें। ऑक्सीजन की कमी से जो आपके परिवार वाले मरे हैं उन लोगों की परेशानी को और उस वक्त को याद करके वोट दें। और जो पेट्रोल और महंगाई और बेरोजगारी फैली हुई है उत्तर प्रदेश और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, उसको देखकर वोट करें। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद थी राफिया शबनम जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से 124 शहर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी हैं और जो इनका विज़न है वो मैं कहता हूं कि बरेली ज़िले को तो छोड़ो बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा विज़न शायद ही कोई रखता हो जो घर घर जाकर लोगों की परेशानियों को पूछने का काम करे। क्योंकि कोई इंसान अगर जब परेशान होता है और वो अपनी बात को किसी से कह नहीं पाता है, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो परेशान होकर भी अपनी परेशानी जाहिर नहीं करते हैं, और अगर उनसे कोई पूछ लेता है तो वो ये कह देते हैं सब खैरियत से है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो कितनी परेशानी में होते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।